Good morning, everyone. Good morning, Divya. Good morning, Kashish. Good morning, Kamini. Good morning, Sneha. Good morning, Tanu. Good morning, Krishna. Good morning, Tanu. Good morning, Nandita. चलो स्टार्ट करते हैं आगे। तो कल जो है हमने एलसीआर सीरीज सर्किट तक पढ़ लिया था। ठीक है। और अब जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक वो है एलसी ऑसिलेशंस। ठीक है। तो एलसी ऑसिलेशन क्या होता है, बेसिकली इस चीज को समझ लेते हैं। तो व्हेन द चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द इंडक्टर, तो जब आप किसी चार्ज कैपेसिटर को किसी इंडक्टर के साथ कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो मतलब कि ऐसे हो गया, ये है आपका कैपेसिटर और इसके बाद ये लगा है आपका इंडक्टर। और इसमें आपने क्या लगा रखा है, एसी सप्लाई लगा रखी है। ठीक है। तो करंट फ्लोज थ्रू द इंडक्टर एंड एनर्जी is stored in the inductor in the energy stored is in the inductor in the form of magnetic field and capacitor discharges and vice versa। तो होता क्या है कि जब करंट इस सर्किट में फ्लो होगा जिसमें आपने एक चार्ज कैपेसिटर को लगाया है, एक इंडक्टर को लगाया है, तो जब आपका करंट यहाँ पर किससे फ्लो होगा, इंडक्टर से फ्लो होगा, तो एनर्जी जो यहाँ पर इंडक्टर में स्टोर होगी वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होगी। ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है आपने कि जब भी आप इसको एसी सप्लाई में लगाओगे, इंडक्टर आपका चार्ज होगा। और चार्ज कैसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड उसमें डेवलप होने लग जाएगी, जैसे हमने सेल्फ इंडक्शन के बारे में पढ़ा था। तो वही सेल्फ इंडक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से एनर्जी स्टोर हो जाएगी किसमें, इंडक्टर में। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और उस टाइम पर क्या होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे ही इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होगी, वैसे ही कैपेसिटर की एनर्जी सारी गायब हो जाएगी। कहने का मतलब ये है। तो आपने एसी सप्लाई में लगाया, इंडक्टर में करंट फ्लो हुआ, इंडक्टर में सेल्फ इंडक्शन की वजह से क्या हुआ, एनर्जी स्टोर हुई। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और उसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से यहाँ पर क्या होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। ठीक है। और कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, उसके बाद क्या होगा, कैपेसिटर वापस से चार्ज होगा, वापस से क्या होगा, इंडक्टर आपका डिस्चार्ज होगा। तो मतलब ये चीज चलती रहेगी, कैपेसिटर डिस्चार्ज, इंडक्टर चार्ज। ठीक है। या फिर इंडक्टर जब डिस्चार्ज होगा, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। तो ये चीज बार बार चलती रहेगी। तो इसी को बार बार क्या कहते हैं कि इन दिस वे एनर्जी ऑसिलेट्स बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर। ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के, मतलब कोई भी अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम ले रहे हो, तो उस पर या तो इंडक्टर चार्ज होगा और कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, या फिर कैपेसिटर आपका चार्ज होगा और इंडक्टर डिस्चार्ज होगा। तो कहने का मतलब है एनर्जी बार बार ऑसिलेशन कर रही है। एक बार कैपेसिटर में जा रही है एनर्जी, एक बार इंडक्टर में जा रही है, एक बार कैपेसिटर में जा रही है, एक बार इंडक्टर में जा रही है। ठीक है। तो एनर्जी क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, और इसी को हम क्या बोलते हैं एलसी ऑसिलेशन बोलते हैं। ठीक है। और ये जो फ्रीक्वेंसी अगर आपको निकालनी है ऑसिलेशन की, यही वाला बस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ये ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, जो कि ओमेगा नॉट होती है, ये हम पढ़ भी चुके हैं पीछे, जिसे हम रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होता है ओमेगा नॉट, वही इसका फॉर्मूला भी वही है, 1/√LC। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है। तो ये जो है आपने ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वालिटी फैक्टर। ठीक है। तो यही जो आपका एलसीआर सीरीज सर्किट होता है, इसी में एक टर्म आता है क्वालिटी फैक्टर। इसका मतलब क्या होता है, इट इंडिकेट्स द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इन एन एलसीआर सीरीज एसी सर्किट। कहने का मतलब है कि एलसीआर सीरीज सर्किट में जब रेजोनेंस की कंडीशन होगी तो वो कितनी शार्प होगी। कितनी शार्प होने का मतलब ये है, आप ऐसा समझ सकते हो कि मतलब कितनी जल्दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट वहां पर रीच हो जाएगी। ठीक है। या कितनी आसानी से जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को हम रीच कर पाएंगे। तो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी का मतलब कि वो एक एलसीआर सीरीज सर्किट की क्वालिटी होगी, जो ये बताएगी कि भाई इस सर्किट में रेजोनेंट कंडीशन कितने आराम से, कितने अच्छे से और कितनी जल्दी आ सकती है। यानी कि जब हमने इम्पीडेंस को मिनिमम कर दिया, तो उसके बाद यहाँ पर करंट की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कितने टाइम में या कितने इजी से हो सकते हैं। तो उसी को हम उसका क्या कहेंगे, क्वालिटी फैक्टर कहेंगे। इट इंडिकेट्स द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इन एन एलसीआर सीरीज सर्किट।
ठीक है। और क्वालिटी फैक्टर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू VL अपॉन VR। यानी कि इंडक्टर के थ्रू जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर आप उसको डिवाइड कर देते हो रेजिस्टर के पोटेंशियल डिफरेंस से, तो आपको क्वालिटी फैक्टर मिल जाता है। या फिर आप कैपेसिटर के पोटेंशियल डिफरेंस को रेजिस्टर के पोटेंशियल डिफरेंस VC अपॉन VR का रेशियो निकाल लेते हो तो भी आपको क्वालिटी फैक्टर मिल जाता है। ठीक है। और VL अपॉन VR जो ये लिखा है, ठीक है, मतलब, और ये VC अपॉन VR ये भी क्वालिटी फैक्टर होगा। और उसके बाद एक और फॉर्मूला है इसका, ओमेगा नॉट L बाय आर। ठीक है, ओमेगा नॉट L बाय आर। अब ये फॉर्मूला कैसे आया होगा ओमेगा नॉट L बाय आर, इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। क्योंकि क्वालिटी फैक्टर अभी हमने देखा, क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, VL बाय VR। ठीक है। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। तो VL अपॉन VR को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, I और VL है अगर, मतलब इंडक्टर की अगर बात हो रही है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, XL आ जाएगा। XL क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब ये ऐसी प्रॉपर्टी जो करंट को फ्लो करने के लिए रोकती है। जैसे रेजिस्टर में या रेजिस्टेंस में आपका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो करंट को रोकने के लिए मदद करती है या रोकने में वो करती है, हेल्प करती है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, एक्सेल जो होता है वो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, जो एक इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से करंट के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आता है। तो VL इक्वल टू आई एक्सएल हम लिख सकते हैं। और VR की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू आई आर लिख सकते हैं। यानी कि रेजिस्टर के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो IR के बराबर होगा। ठीक है, जैसे रेजिस्टर में R होता है वैसे ही इंडक्टर में XL होता है और वैसे ही कैपेसिटर में XC होता है। ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये I से ये आपका I कट गया, क्या बचा आपके पास, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला XL अपॉन R के बराबर बचा। और XL किसके बराबर होता है बताओ जरा, ओमेगा एल। ओमेगा एल के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन ओमेगा यहाँ पर कौन सा लेंगे, ओमेगा नॉट लेंगे। ओमेगा नॉट का मतलब क्या होता है, जो आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है इन केस ऑफ रेजोनेंस कंडीशन, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको हम ओमेगा नॉट से डिनोट करते हैं। तो ओमेगा नॉट इंटू एल हो गया और नीचे क्या आ गया, आर आ गया। तो इस तरीके से आपका ये वाला फॉर्मूला जो है बन गया। और इसी तरीके का इस्तेमाल करके जो ये VC अपॉन VR है, VC की जगह आप क्या लिखोगे, IXC लिखोगे। VR की जगह आप IR लिखोगे, I से I कैंसिल हो जाएगा, XC अपॉन R हो जाएगा। और XC को आप क्या लिख सकते हो, बताओ XC को क्या लिख सकते हो, 1/ओमेगा सी। 1/ओमेगा C। ठीक है, लेकिन ओमेगा को हम ओमेगा नॉट लिखेंगे क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन की बात हो रही है। तो 1/ओमेगा नॉट C का इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको ये जो तीसरा वाला, इसका जो फोर्थ वाला फॉर्मूला लिखा है ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर लोगे। और अगर आप इसमें ओमेगा नॉट की वैल्यू भी रख देते हो जो कि 1/√LC के बराबर है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला भी मिल जाएगा। तो इतने सारे फॉर्मूले आप क्वालिटी फैक्टर के बना सकते हो। तो अब ये है कि क्वालिटी फैक्टर निकालने को आ सकता है क्वेश्चन में, और जो भी वैल्यू आपको यहाँ पर दी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको अपना फॉर्मूला चूज करना होगा कि कौन सा वाला लगाना है। ठीक है, तो इसीलिए सारे के सारे ये रिलेशंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और क्वालिटी फैक्टर को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा है, क्वालिटी फैक्टर इज ऑल्सो डिफाइंड एज Q इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड अपॉन एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल। तो ये वाला भी इसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, 2 पाई से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो किसको, मैक्सिमम एनर्जी जो स्टोर हो रही है इंडक्टर में या फिर कैपेसिटर में, और नीचे क्या है, एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल, यानी कि एक साइकिल कंप्लीट होने पे जो एनर्जी आपकी डिसिपेट हो रही है, डिसिपेट का मतलब कि खत्म हो रही है वो, तो उससे भी आप क्वालिटी फैक्टर यहाँ पर निकाल सकते हो। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर का मतलब ये है कि मैक्सिमम एनर्जी कितनी आ रही है उसमें से चली कितनी जा रही है, इन दोनों का रेशियो निकाल दोगे तो क्वालिटी फैक्टर मिल जाएगा। क्योंकि क्वालिटी फैक्टर जितना ज्यादा होगा इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम एनर्जी जितनी आ रही है उसमें से मैक्सिमम एनर्जी ही स्टोर हो जा रही है और थोड़ी बहुत एनर्जी ही डिसिपेट हो रही है। लेकिन अगर एनर्जी डिसिपेशन ज्यादा होगा तो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल आप देख सकते हो कहां पर है, डिनोमिनेटर में है। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू को बढ़ाओगे तो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू कम हो जाएगी, कहने का मतलब ये है। तो एनर्जी जितनी ज्यादा स्टोर हो उसमें से जितनी कम एनर्जी बाहर लीक होगी तो उतना ज्यादा अच्छा क्वालिटी फैक्टर आपका होगा। और अगर एनर्जी स्टोर ज्यादा है, मतलब एनर्जी स्टोर जितना भी है एनर्जी डिसिपेशन भी ज्यादा हो गया तो क्वालिटी फैक्टर कम हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्वालिटी फैक्टर के बारे में ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एलसी ऑसिलेशन में बस वही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है ऑसिलेशन की, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC के बराबर होती है।
ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका ट्रांसफार्मर के बारे में। इसे भी देख लो, ट्रांसफार्मर पे भी क्वेश्चन आ सकता है आराम से। तो ट्रांसफार्मर होता क्या है? ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस यूज्ड ईदर टू ऑब्टेन अ हाई एसी वोल्टेज फ्रॉम अ लो एसी वोल्टेज एसी सोर्स और वाइस वर्सा। ठीक है। तो देखो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो प्रिंसिपल हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि ये मान लो मेरे पास एक कॉइल है और इसके साथ यहाँ पर एक कॉइल यहाँ पर और रखी है। इसमें N1 टर्न्स है, इसमें मान लो N2 टर्न्स है। अलग अलग चीजें होंगी, करंट इसमें आई फ्लो होगा, उसमें कुछ करंट और फ्लो होगा। तो ये इस तरीके का जो सेटअप होता है जहां पर आपका म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल काम करता है, यही क्या होता है ट्रांसफार्मर के अंदर होता है। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है कि हाई एसी करंट वाले वोल्टेज को, अगर आपके पास मतलब क्या है एसी करंट है और हाई एसी वोल्टेज पे है, तो उसको लो एसी वोल्टेज पर आप कन्वर्ट कर सकते हो, लो वोल्टेज पे। अगर आपके पास एक ऐसा एसी करंट है जिसमें वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हाई है, तो उसको लो कर सकते हो। और अगर आपके पास लो एसी करंट का वोल्टेज है, तो उसको आप हाई एसी वोल्टेज पर भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसी के लिए हम इस्तेमाल कौन सी डिवाइस को करते हैं? ट्रांसफार्मर जैसी डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस used either to obtain a high volt AC voltage from a low AC voltage और वाइसी वर्सा। वाइसी वर्सा का मतलब कि लो से आप हाई भी बना सकते हो। अब अगर आपके पास आइडियल ट्रांसफार्मर है, आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब ये होता है कि यहां पर आपके हीट लॉसेस वगैरह नहीं है बिल्कुल भी, ऐसा हम मान के अगर चल रहे हैं तो। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में ES अपॉन EP इज इक्वल टू VS बाई VP के बराबर हो जाएगा। ये S और P का मतलब क्या है? S और P का मतलब है कि आपका प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल मतलब जिसमें आपका वोल्टेज आ रहा है, सेकेंडरी आप मतलब जिससे बनाना चाह रहे हो, जिसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हो। जैसे मान लो अगर मैं हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना चाहूंगा, तो हाई एसी वोल्टेज जो मेरी इस कॉइल में आ रही है, वो मेरी प्राइमरी कॉइल हो जाएगी, और जो इधर मेरे को बनाकर भेजनी है, ये वाली जो कॉइल हो जाएगी सेकेंडरी कॉइल हो जाएगी। कहने का मतलब ये है। तो ES अपॉन EP का मतलब क्या है? EMF जो आपका होगा किसमें? सेकेंडरी कॉइल में, और उसका जो रेशियो है किसके साथ? EMF का प्राइमरी कॉइल में, वो आपका VS अपॉन VP के बराबर होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू NS बाई NP होगा। अब यहां पर आप देखोगे NS अपॉन NP का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। और ये जो रेशियो है ये इनके करंट के रेशियो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। क्योंकि यहां पर क्या है, ये जो आप देख रहे हो ये ES अपॉन EP इक्वल टू VS अपॉन EP इक्वल टू NS अपॉन EP, यहां तक तो ठीक था, ये रेशियो तो आपस में एक जैसा ही लग रहे हैं। लेकिन उसके बाद IP अपॉन IS हो जाता है, यानी कि ये जो रेशियो है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल का हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको पता है भाई कि V इज इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। ठीक है। और V इक्वल टू आई का R का मतलब क्या है कि V अपॉन I इज इक्वल टू R के बराबर होता है। यानी कि V और I जो है ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। ठीक है। कहने का मतलब ये है। तो V और I जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, इस वजह से इसके बाद जो आपका करंट वाला जो रेशियो आया है वो IP अपॉन IS हो जाएगा, ना कि IS अपॉन IP होगा। और ये चारों ही रेशियो एक कांस्टेंट K के बराबर होंगे। ठीक है। और K क्या होता है? K जो होता है, K को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर रेशियो या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि भाई नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल आपको दिए हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल आपको दिए हैं सपोज, और आपसे कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकालो, तो NS बाई NP कर दोगे। ये आपसे ऐसा बोला गया कि भाई अगर आपको प्राइमरी रेशियो, प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू इतनी है, सेकेंडरी कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू इतनी है, तो आप IP अपॉन IS करोगे, यानी कि करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी कॉइल डिवाइडेड बाय करंट फ्लोइंग इन सेकेंडरी कॉइल, ये आपको क्या दे देगा? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वैल्यू दे देगा। ठीक है। क्वेश्चन और कैसे बन सकता है कि आपको नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल दे दी है, करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी कॉइल एंड करंट फ्लोइंग इन सेकेंडरी कॉइल ये भी दे दिया, और आपसे बोला कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल कैलकुलेट करो। तो आप कैसा रिलेशन इस्तेमाल कर लोगे? NS अपॉन NP इज इक्वल टू IP अपॉन IS। तीन वैल्यू आपको दी है, चौथी निकाल लिया, आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे। तो ये जितने भी रिलेशंस हैं इक्वल टू के बराबर, ये आपके सारे इंपॉर्टेंट है। बस ये ध्यान रखना है कि ES VS NS ये सारे ऊपर ही रहेंगे न्यूमरेटर में, लेकिन जब आई की बात आएगी तो ये वाला उल्टा हो जाएगा। ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी है कि फॉर अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है
कि लो एसी वोल्टेज को जब आप हाई एसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे हो। स्टेप अप का मतलब क्या है, ऊपर चढ़ना इस तरीके से। अगर यहाँ पर आपकी एसी की लो वोल्टेज थी और इसको आपने हाई वोल्टेज पे लेके जाना है, तो आप क्या करोगे, स्टेप अप करोगे, ऊपर की तरफ चढ़ोगे। तो ऐसे वाले ट्रांसफार्मर को हम क्या कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे। और इसी तरीके से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है, कि आप हाई एसी की वोल्टेज पर हो, आपको कहाँ जाना है, लो एसी की वोल्टेज पर जाना है। यहाँ लो पर जाना है, आप कहाँ पर हो, हाई पर हो। तो उसके लिए हम कौन सा ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करेंगे, लो सॉरी ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करेंगे। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए जो के की वैल्यू होगी वो 1 होगी, 1 से बड़ी होगी। और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा उसके लिए के की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी होगी। तो ये वाले पॉइंट्स पे आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो है आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखोगे। और उसके बाद है, द एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज गिवन बाय, एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। ठीक है, ईटा, ईटा से आप इसको डिनोट करते हो। एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। और पावर का फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या होता था, वी आई के बराबर होता था। ठीक है, वी आई के बराबर। तो वी एस इंटू आई एस का मतलब क्या होगा, कि सेकेंडरी कॉइल में जितनी पावर है जनरेट हो रही है, डिवाइडेड बाय प्राइमरी कॉइल में पावर जितनी जनरेट हो रही है, तो वो आपको क्या दे देगा, एफिशिएंसी दे देगा। और आइडियल ट्रांसफार्मर जो होता है, जिसमें कोई भी लॉसेस आपके नहीं होते हैं, उसकी एफिशिएंसी 100% होती है या 1 के बराबर होती है। परसेंटेज में अगर आपको एफिशिएंसी कभी भी निकालनी हो, इंटू 100 कर देना बस। क्योंकि एफिशिएंसी जो मिलती है वो आपको नंबर्स में मिलती है, और मैक्सिमम एफिशिएंसी 1 हो सकती है। और 1 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो तभी 100% आएगा। ठीक है, और जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होते हैं, यानी कि जो हम डेली लाइफ में अपनी इस्तेमाल करते हैं, उनकी एफिशिएंसी 85 टू 90% के बीच में होगी। तो ये जो था, ये आपका क्या था, ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, समझ में आ गया सभी को ये? यस Yes, सर। sir. यस सर। So, क्वेश्चंस किए इसके यस किसी ने, सर। थोड़े बहुत यस सर, किए थे। हो रहे हैं? यस सर। चलो अच्छी बात है भाई, करते रहो भाई, सभी लोग क्वेश्चन करते रहो, बार बार नहीं कहना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो प्लीज आप जो है अच्छे से अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो, जितने हो रहे हैं। कम से कम 2 घंटे तो फिजिक्स लेकर बैठो, अब ये वाला टाइम आ चुका है। अब एक एक से लेकर 1.5 महीने की आपकी तैयारी है, जो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है। क्योंकि बाकी टाइम तो देखो हम हल्के में लेते रहते हैं, लेकिन जब एग्जाम पास आते हैं तो हमें थोड़ा जो है और ज्यादा सीरियस होना पड़ता है। ठीक है, तो यही टाइम है, इस टाइम पे जो सीरियस हो जाएगा वो किसी अच्छे कॉलेज में होगा 3-4 महीने बाद। और जो नहीं होगा वो या तो प्राइवेट कॉलेज के कस्टमर केयर पे बात कर रहा होगा कि सर एडमिशन की फीस कितनी है, लोन हो जाएगा नहीं हो जाएगा। या फिर क्या कर रहा होगा, चलो ये काम करते हैं, पीडब्ल्यू का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, फिर से नीट की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो ये है कि आप लोग प्लीज सीरियस हो जाओ। ठीक है, बाकी देखो नीट का फॉर्म भी भरा है, तो उसे भी सीरियस लो, कि कम से कम 450-500 नंबर तक अप्रोक्सीमेटली इतने तो आ ही जाए, ताकि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका तो ये उसमें चांस बन जाएगा। किसमें, वो जो है क्या बोलते हैं, एमएनएस में या फिर जिपमर में। तो देखो अगर आप 450 से ऊपर नंबर ले आए, एमएनएस का चांस भी बन जाएगा और जिपमर का भी बन जाएगा। एमएनएस अगर मान लो नहीं भी मिलता है, ठीक है, तो ये है कि कम से कम जिपमर तो आराम से कंफर्म हो ही जाएगा, फिर इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। तो जैसे जैसे चांस आपके पास आते जा रहे हैं उनको सीरियस लो। फिर अगर आपको लगता है कि चलो भाई मैंने पूरा बेस्ट ट्राई किया था, इसमें इतना अच्छा परफॉर्म नहीं आ पाया हो पाया, तो उसके बाद फिर आपका एम्स बीएससी नर्सिंग का चांस है, आपके स्टेट लेवल बीएससी नर्सिंग का चांस है। तो हर चांस को आपने सीरियस लेना है, ऐसा नहीं सोचना कि चलो इसमें मैं मेहनत नहीं कर रहा, ये तो मेरे से होगा नहीं, इसे छोड़ो, अगले वाले के लिए मेहनत करते हैं। अगर ऐसे सोचते जाओगे फिर किसी के लिए भी नहीं कर पाओगे। चलो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं फिर। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन सभी लोग जो है कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर तो काफी आसान है, खाली याद करने वाला और कुछ नहीं है।
ईडब्ल्यूएस का सेंट्रल सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का बनाना है, उसका फॉर्मेट कहाँ से? फॉर्मेट एम्स के प्रोस्पेक्टस से निकाल लो ना आप। मैं भेज दूंगा अभी क्लास के बाद, मैसेज करके याद दिला देना बस मेरे को। मैं ग्रुप में भेज दूंगा, जिसको ईडब्ल्यूएस का सेंट्रल वाला फॉर्मेट चाहिए उस पे बना दो। वो आपका नीट में भी चल जाएगा, वो आपका एम्स में भी चल जाएगा, वो सीयूईटी में भी चल जाएगा, कहीं पर भी चल जाएगा वो। ठीक है। वैसे सेंट्रल और स्टेट का इतना ज्यादा कुछ डिफरेंट होता नहीं है ईडब्ल्यूएस के केस में। ओबीसी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बट फिर भी ये है कि आप उस पर बनवा लोगे तो सेफ जोन में रहोगे। ओके चलो, अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जल्दी से। इसको कोशिश करेंगे अभी खत्म करने की अगली क्लास लेके। ठीक है। तो अभी आज किसी को कहीं जाना तो नहीं है, कॉलेज वॉलेज तो नहीं है किसी का? वैसे आज तो शायद छुट्टी होगी। नो सर, नहीं है। हाँ ठीक है, फिर आज तो छुट्टी है ना शायद। तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है। काफी आसान सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। एनसीईआरटी में भी देखोगे तो मुश्किल से 4 पेज का चैप्टर है ये। और क्वेश्चन अगर बनेगा तो एक आध क्वेश्चन बनता है, मैक्सिमम एक क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से। बट इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है। तो अभी तक देखो जितनी चीजें हमने पढ़ी है उसी का बस कुल मिलाकर मतलब पूरा जो है इसमें निचोड़ के रखते हैं इन्होंने। ठीक है। तो कुछ डेफिनेशंस वगैरह हैं, जो कुछ नए टर्म्स आपको मिलेंगे। और बाकी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जिससे क्वेश्चन आपका बेसिकली आता है, वो है ये वाली टेबल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके बेसिस पर नीट में भी हर बार एक क्वेश्चन तो देखने को मिलता ही है। तो ये वाली टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना, मैं बताऊंगा कि इसे पूछा क्या जाता है। ठीक है। तो अब इसमें पहला जो डेफिनेशन है वो है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट का। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है इसको समझते हैं। द करंट विच कम्स इनटू प्ले इन द रीजन इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चेंजिंग विद टाइम। क्या होता है कि जिस फील्ड में या जिस भी रीजन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज का हो या इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज का हो, एक ही बात है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की नंबर ऑफ लाइन चेंज हो रही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर नंबर ऑफ लाइन चेंज हो रही है, कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलो, मतलब एक ही है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी पर्टिकुलर एक रीजन या सरफेस से चेंज हो रही होंगी। तो उसकी वजह से यहां पर जो करंट आपका क्या होता है, जनरेट होता है। ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप चेंज करोगे तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या डेवलप होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है। तो क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज होगा ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज हो रही है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात ना करते हुए इस चीज को इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं। यानी कि अल्टीमेट चीज हमें ये पता है, पिछले चैप्टर्स में हमने जो भी पढ़ा, कि करंट जो आपका इंड्यूस होता है या जो करंट आपका प्रोड्यूस होता है किसी भी कंडक्टर में, वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से प्रोड्यूस होता है। लेकिन यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी अल्टीमेटली चेंज किसको करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को ही चेंज करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसको जन्म देती है, मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देती है। तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट एक ऐसा करंट है जिसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो ये जो करंट होता है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट, इसको आई डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन का क्या आई होगी, कि आई डी जो होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई ई बाई डी टी होता है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है। और जब आप इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा देते हो तो आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ जाता है, एप्सिलॉन नॉट लगाना पड़ जाता है। तो आपका फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट करंट का ये वाला बन जाएगा। ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट करंट का, बस फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है। और क्या होता है ये वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पर मैक्सवेल की 4 इक्वेशन है। ठीक है। ये 4 इक्वेशन भी मैक्सवेल की काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए मैक्सवेल ने क्या दी है, 4 इक्वेशन आपको दी है, जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के 4 बेसिक लॉज को समझाती है। ठीक है। तो देयर आर 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन व्हिच गिव्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रक्शन। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में जितनी भी चीजें होती हैं उन चारों का
चारों का जो मतलब क्या बोलते हैं, चारों का लाइक एक कंबाइंड जो रिजल्ट है वो इन चार इक्वेशंस में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में जो आपको पूरा रिजल्ट जो है इन चार लॉज से आप समझ सकते हो। ठीक है, पहला क्या है, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इन्होंने बताया कि जो गॉस लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वो आपका ये वाला रहा। या आप पढ़ भी चुके हो, गॉस लॉ क्या होता है, जो आपका फ्लक्स होता है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो पहली चीज तो किसके बराबर होता है, फाई ई, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस के बराबर होता है। और गॉस लॉ के बारे में हमने ये पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी भी एक सरफेस के थ्रू, वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, जहां पर क्यू क्या होता है, आपका चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस होता है। या आप ऐसा बोल सकते हो कि गॉस ने ये बात बोली थी कि भाई अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है किसी भी एनक्लोज्ड सरफेस से जिसमें चार्ज क्यू को हमने अंदर रखा हुआ है, तो वो जो फ्लक्स होगा वो 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू चार्ज के बराबर होगा। तो मैक्सवेल ने क्या करा कि जो बेसिक डेफिनेशन थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस, उसको गॉस लॉ के बराबर रख दिया और इन्होंने पहली इक्वेशन बता दी कि गॉस लॉ जो होता है वो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। तो ये पढ़ रख चुके हो, बस मैक्सवेल ने इसको कंबाइन करके लिख दिया। दूसरी चीज है, इन्होंने ये बताया कि जो मैग्नेटिज्म में इंपॉर्टेंट है वो क्या है, गॉस लॉ मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म में जो गॉस लॉ वो क्या है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएस इज इक्वल टू जीरो, ये आपका क्या एक्सप्लेन करता है, ये वाली इक्वेशन गॉस लॉ को मैग्नेटिज्म में एक्सप्लेन करता है। ठीक है, उसके बाद तीसरी जो इक्वेशन है वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो हमने ईएमआई वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि भाई जो आपका इंड्यूस्ड करंट होता है वो किसके प्रोपोर्शन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। ठीक है, तो फैराडे मतलब इन्होंने ये बोला मैक्सवेल ने कि ये जो इन्होंने बताया था डी फाई बाई डी टी जो होता है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो होता है, वो करंट आई के बराबर तो होता ही होता है, लेकिन ये आपका सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएल के बराबर भी होता है। ठीक है, और सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएल बेसिकली है क्या, ये मैग्नेटिक, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है। जैसे आपने अभी ऊपर फॉर्मूला पढ़ा ना ये वाला, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस, डीएस किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, सरफेस एरिया के लिए, और डीएल किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कंडक्टिंग वायर है उसकी लेंथ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उस लेंथ के अकॉर्डिंग जो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वजह से जो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है, वो इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी के बराबर होगा। और यहाँ पर इन्होंने एक और बताया है, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, तो हमने एम्पियर सर्किटल लॉ जो पढ़ा था वो क्या था, सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई के बराबर पढ़ा था हमने। तो इन्होंने बताया कि जो एम्पियर सर्किटल लॉ होता है, जो एम्पियर भाई साहब ने बताया था वो तो चलो ठीक है जो होता है, लेकिन हम इसको एक और नई तरीके से बता सकते हैं। वो क्या है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा अक्रॉस अ लाइन या अक्रॉस अ लाइन चार्ज या एक कंडक्टिंग वायर की वजह से, वो म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय आई सी प्लस आई टी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आई डी तो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया, और आई सी क्या होता है, कंडक्शन करंट होता है। तो ये नीचे लिखा भी है, आई सी क्या होगा, कंडक्शन करंट, और आई डी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये कंडक्शन करंट कौन सा करंट हुआ, जो वायर या कंडक्टिंग वायर में फ्लो हो रहा होगा, और डिस्प्लेसमेंट करंट कौन सा हो गया, जो आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आया होगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आया होगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। तो ये मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ ये वाला। ठीक है, तो ये इस पर बेसिकली न्यूमेरिकल तो मुझे नहीं लगता कोई पूछा जाएगा, बट ये है कि चारों लॉज के बारे में आपको पता होना चाहिए जो मैक्सवेल इक्वेशन में इंक्लूडेड है। कौन कौन से, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और उसके बाद मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ। क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि चार ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे कि विच ऑफ दीज इज मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। तो उसमें ऑप्शन जो भी होंगे तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन के ऊपर कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या। तो an electromagnetic wave is a wave radiated by an accelerated or oscillatory charge in which varying magnetic field is the source of electric field and varying electric field is the source of magnetic field। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है, एक ऐसी वेव जो कौन रेडिएट कर रहा है, एक एक्सेलरेटेड या ऑसिलेटरी चार्ज पार्टिकल, यानी कि एक ऐसा चार्ज पार्टिकल
जो एक्सेलरेट हो रहा है। एक्सेलरेट का मतलब क्या है कि चार्ज पार्टिकल जब मोशन कर रहा होगा तो उसकी स्पीड घट रही है या फिर बढ़ रही है, ठीक है। या फिर वो ऑसिलेटरी चार्ज पार्टिकल है। ऑसिलेटरी का मतलब भी क्या हुआ कि एक बार स्पीड बढ़ी फिर घट गई, फिर बढ़ी फिर घट गई, तो बार बार घटना बढ़ना जो ये चार्ज की वेलोसिटी में हो रहा है वही क्या हो गया, उसकी ऑसिलेटरी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई। और एक्सेलरेशन का भी मतलब वही हुआ। तो एक ऐसा चार्ज पार्टिकल जो एक्सेलरेशन में है, अपनी स्पीड को बार बार चेंज कर रहा है, तो वो क्या करता है, एक वेव को अपने पास से रिलीज करता है, जिसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी होता है, मैग्नेटिक कंपोनेंट भी होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो ये लिखा है कि इन विच वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहाँ पर क्या होता है, जब ये चार्ज पार्टिकल आपका क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन कर रहा है, तो इसमें बार बार क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। और मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रही होती है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड किसका सोर्स होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स होती है, ठीक है। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड आपकी चेंज हो रही होगी, वेरिएबल होगी, वो किसका सोर्स होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स होगी। और उसमें जो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेंज हो रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स होगी। मतलब एक दूसरे के दोनों ऑपोजिट है। अगर आप चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवा रहे हो, स्पीड उसकी घटा रहे हो बढ़ा रहे हो, तो उसमें उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रही है। तो जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगी, किसकी, वेव की। वेव की इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो कौन प्रोड्यूस करेगा, चार्ज पार्टिकल के वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैग्नेटिक फील्ड है उसको कौन प्रोड्यूस करेगा, जो चार्ज पार्टिकल का वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंपोनेंट होगा। Thus two fields become source of each other। तो इस वजह से क्या होता है, जो चार्ज पार्टिकल की दोनों वेरिंग फील्ड है, इलेक्ट्रिक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, ये एक दूसरे का सोर्स बन जाते हैं। एंड द वेव प्रोपोगेट्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ द फील्ड्स। और जो वेव प्रोपोगेशन करती है वो क्या करती है, इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ द फील्ड्स, ठीक है। अब आप इसको समझ कैसे सकते हो, ये वेव बेसिकली ऐसे बनती है, मान लो ये यहाँ से ये वेव स्टार्ट हुई इधर की तरफ, इधर की तरफ जा रही है, तो ये वेव आप कैसे बना सकते हो, ये आप ऐसे करके बना सकते हो। ये जैसे मान लो ये वाला जो कंपोनेंट है ये हो गया इसका ऐसे, अ, ठीक है, ये हो गया ऐसे। और इसके बाद जो है, मतलब ये वैसे 3D में बनेगा, बट 3D में भी पॉसिबल नहीं है, तो आप इसको ऐसे समझ लो, ये इधर जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सा आप 3D में इसको समझने की कोशिश करो, ये वेव कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ब्लैक वाला आप देख रहे हो इसको आप समझ लो कि ये क्या, मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो ब्लू वाला आप देख रहे हो वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ब्लू वाला जो है वो आप देख सकते हो, एक ये वाले प्लेन में, कौन से वाले प्लेन में, मतलब ये वाले प्लेन में, पेपर के ये वाले प्लेन में होगा, ये वाला, ये वाले प्लेन में आपका कौन सा है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ब्लू वाला क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड। और पेपर मतलब इसके जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा कौन सा वाला, ये वाला जो प्लेन आपको दिख रहा है, इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। और इस इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या है, इधर की तरफ क्या हो रहा है, प्रोपोगेशन हो रहा है, प्रोपोगेशन ऑफ वेव हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके आप समझ लो कि ये तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड वाला कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंपोनेंट, और साथ साथ वेव प्रोपोगेशन जो है, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो इन्होंने देखो ये वाले फिगर से समझाया भी हुआ है। ये वाला जो आप फिगर देख रहे हो इसमें आपको थोड़ा थोड़ा सा शायद समझ आ जाए, बट ये भी इतना ज्यादा क्लियर फिगर नहीं, उससे ज्यादा क्लियर फिगर तो यही वाला लग रहा है, ठीक है। तो ये है कि ये तीनों आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसफर्स इन नेचर। बताओ जरा ट्रांसफर्स का मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहेगा। हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या,
सर पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसफर होते जाता है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में तो पार्टिकल की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो बिना किसी मीडियम के भी ट्रेवल कर लेता है। बताओ भाई। आपने दो तरीके की वेव्स मूव पढ़ी हैं। मूवमेंट टू एनर्जी 1% टू अनदर पर्सन। हैं क्या चीज? मूवमेंट टू एनर्जी 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। देखो, ऐसा होता है, हमने दो टाइप की वेव्स पढ़ी थी। एक आपकी थी लॉन्गिट्यूडनल, और एक थी आपकी, क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स। ठीक है। दोनों में डिफरेंस बेसिकली ये होता है, बेसिकली हम उसको पार्टिकल नहीं बोलते। जो आप कह रहे हो ना कि पार्टिकल यहाँ पर मूव कर रहा होगा, पार्टिकल नहीं कहते। वो बेसिकली वेव का जो कंपोनेंट होता है, ठीक है, वो आप बोल सकते हो। तो ऐसा होता है कि वेव जो आपकी मूव कर रही है, मतलब वेव की जो डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में अगर, जैसे हम लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हैं, तो उसमें अगर क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल है वो तो चलो एक्चुअली में मूव करता है, जैसे कि आपके साउंड वेव वगैरह हो गया। तो उसमें क्या होता है कि पार्टिकल उसी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा होता है। किसका पार्टिकल? वेव का पार्टिकल। एक्चुअली में वो वाला पार्टिकल नहीं है जिसकी वजह से कोई मोशन हो रहा है, वो वेव का कंपोनेंट है या वेव का पार्टिकल है। तो वेव का पार्टिकल अगर उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा, मूव कर रहा होगा या ऑसिलेट कर रहा होगा, जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है, तो वो आपकी लॉन्जिट्यूडनल वेव हो जाएगी, जिसकी वजह से कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जैसी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। जहां पर वेव कंप्रेस हो रही होती है वो कंप्रेशन रीजन हो जाता है, और जहां पर वेव एक्सपेंड कर रही होती है वो आपका रेयरफेक्शन वाला रीजन हो जाता है। ठीक है। और ये जो होता है ट्रांसवर्स वेव, इसमें क्या होता है, जो आपका वेव का जो पार्टिकल वाला कंपोनेंट है या जो वेव के जो कंपोनेंट्स हैं, वो परपेंडिकुलर इन डायरेक्शन होते हैं, किसके? टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। बस ये डिफरेंस होता है। मतलब वेव जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसके परपेंडिकुलर वेव के कंपोनेंट्स की डायरेक्शन होगी। और लॉन्जिट्यूडनल वेव्स कौन सी हो गई? जिसमें वेव की जो डायरेक्शन है मोशन की, प्रोपोगेशन की, उसी की डायरेक्शन में क्या होगी? पार्टिकल नहीं, वेव के कंपोनेंट की डायरेक्शन होगी। बस ये इसका डिफरेंस होता है। ठीक है, आया समझ में? यस सर। चलो ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो ये चैप्टर खत्म भी कर लेंगे, आज हो जाएगा, थोड़ा सा ही रह गया। तो 5 मिनट के बाद फिर हम मिलेंगे। 9 या 9:50 से मिलते हैं, ठीक है? 10 मिनट के बाद 9:50 से। तो सभी लोग आ जाना प्लीज, कोई गायब मत होना।